Hello everybody, Namaskar. My name is Vikas Kumar. Welcome to our channel, The Ethical Bureaucrat. We were doing environment previous year question series right from 2011 से 2024. अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो you can join this Telegram channel and group. You can also follow me on the Instagram. अभी तक हमारा Chapter 1 and Chapter 2 हो गया है. In this particular video हम लोग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें टोटल 33 क्वेश्चंस है. राइट, आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछ रहा है एंड जहाँ पे आपको सेंस नहीं बन पा रहा है, राइट, वहाँ भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो किस प्रकार से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. ठीक है, चलो. सो चैप्टर 3 environmental pollution. Question number 1 है, this is from 2024. क्या कह रहा है? According to Environmental Pollution Agency, which one of the following is the largest source of sulfur dioxide emissions? अगर जब आप इसके ऑप्शन को पढ़ोगे कि locomotives using fossil fuel, ships using fossil fuel, extraction of metals from ore, पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल, तो इसमें मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा सेंस नहीं भी बन पा रहा है क्वेश्चन का, फिर भी आप आराम से इसके साथ जा सकते हो ना, क्योंकि आपको क्या ही लग रहा है, मतलब इससे बेस्ट ऑप्शन कौन हो सकता है, आप बताओ. राइट, सो द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस इन पावर प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज. तो ये फॉसिल फ्यूल को जब हम बर्न कर रहे हैं, अब ये फॉसिल फ्यूल कुछ भी हो सकता है, जैसे कोल हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकता है, ऑयल हो सकता है, इन पावर प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज. तो this is the biggest source of sulfur dioxide in the air. Fossil fuel release SO2 when burned, and power plants and industrial facilities are the main contributor of SO2 pollution. अब इसके जगह पे अगर ये भी लिखता, मान लो थोड़े देर के लिए, कि यहाँ तो पावर प्लांट लिख दिया, अगर मान लीजिए लिख देता इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, तो वो भी ABC के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर होता बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर होता, बिकॉज बहुत सारे फैक्ट्रीज है ना दैट मेक प्रोडक्ट लाइक स्टील, सीमेंट, केमिकल्स, वो भी SO2 बहुत ज़्यादा एयर में रिलीज करते हैं. आया बात समझ में? सो द बिगेस्ट कॉज ऑफ SO2 पोल्यूशन इज बर्निंग कोल, ऑयल, गैस इन पावर प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज. आंसर इज डी. ठीक है, क्लियर है बात? नाउ क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2024. स्टेटमेंट 1 कह रहा, many chewing gums found in the market are considered a source of environmental pollution, right? And statement 2 कह रहा है, many chewing gums contain plastic as gum base. आप बताओ, आपको पहला स्टेटमेंट क्या सही लग रहा है या गलत लग रहा है? आपके कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग से आपको क्या लग रहा है पहला स्टेटमेंट? यस, दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट, बिकॉज ये जो च्यूइंग गम्स है, दिस इज मेड यूजिंग अ सिंथेटिक गम बेस इंस्टेड ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट. तो ये सिंथेटिक गम बेस या फिर मैनमेड बेस से ये बनाया जाता है, ना कि आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट से. अब ये जो सिंथेटिक गम बेस है, इट डज नॉट ब्रेक डाउन नेचुरली, एंड जब ये ब्रेक डाउन नेचुरली नहीं होगा तो इट विल स्टे इन एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग टाइम. इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये कोई बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस नहीं है, ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल substance, and because it is a non-biodegradable, it stays in the environment for long time because it does not break down naturally. तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, एंड जब ऐसा है तो वो environmental pollution का सोर्स होगा. एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो कह रहा है कि many chewing gums contain प्लास्टिक एज गम बेस, सो ये भी स्टेटमेंट सही है, राइट. ये अब मान लो कि बहुत लंबे समय तक एनवायरनमेंट में रह गया, राइट, ये डिकम्पोज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इट स्टेज ऑन द स्ट्रीट्स, पार्क्स एंड अदर प्लेसेस फॉर ईयर्स, एंड दिस मेक च्यूइंग गम वेस्ट a serious environmental pollution, a serious environmental problem, and it is considered a pollutant because it harms cleanliness and takes a lot of effort to remove. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट अब पढ़िए कि many chewing gums found in the market are considered a source of environmental pollution. स्टेटमेंट 2 कह रहा है many chewing gums contain plastic as gum base. तो yes ना, सेकेंड वाला स्टेटमेंट फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रहा है. बिकॉज इट कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस, बिकॉज इट कंटेन सिंथेटिक गम बेस, सो इट रिमेन्स इन द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्गर टाइम, राइट. It does not decompose naturally, it does not break down naturally, and so it remain in the environment for longer time. तो जब लंबे समय तक रहेगा तो it act as a source of environmental pollution. दोनों स्टेटमेंट सही है, एंड सेकेंड वाला स्टेटमेंट फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रहा है. सो आंसर क्या होगा? ए. Both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 explain statement 1. Clear है? ठीक है, चलो. क्वेश्चन नंबर 3. This is from 2024. कह रहा है with reference to perfluoroalkyl and perfluoro
alkyl substance, that is PFAS, that are used in making many consumer product. Consider the following statement. तो ये perfluoroalkyl या alkyl and सॉरी यहाँ था पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस, राइट। इसके ये यूज होते हैं इन मेकिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये दोनों, राइट। हमसे पूछ रहा है कि अब आप स्टेटमेंट 1, 2, 3 को पढ़िए एंड बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड कौन सा गलत है। ठीक है, सबसे पहले कि ये जो पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस, एल्काइल सब्सटेंस है, ये है क्या एक्चुअल में? दीज आर man-made chemicals which is used in many products, right? It is used to make many products since 1940s. इसको फॉरएवर केमिकल भी कहा जाता है। अब आप एक बात बताओ, फॉरएवर केमिकल नाम से आपको अब क्या लग रहा है कि जो लंबे समय तक रह जाए, है ना, विच स्टेज इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्गर टाइम, इसीलिए तो फॉरएवर केमिकल इसको कहा जा रहा होगा। एंड ये कोई अच्छा बात तो है नहीं। क्यों? ये अगर लंबे समय तक एनवायरमेंट में रह रहा है, जैसे अभी हम लोग च्यूइंग गम के बारे में पढ़े थे, तो अगर ये भी लंबे समय तक रह रहा है, इसका मतलब है कि दे डू नॉट ब्रेक डाउन इजिली, राइट। यहाँ तक ठीक है, तो मतलब कि गड़बड़ तो है, ये मटेरियल ठीक नहीं है या ये केमिकल अच्छा नहीं है। अच्छा, एक बात इतना से तो ये समझ में आ गया। दूसरा, ये जो केमिकल्स है इसको यूज कहाँ किया जाता है? तो नॉन स्टिक कुकवेयर में, वाटर रेजिस्टेंट क्लोथ्स में, फायर फाइटिंग फॉर्म्स में। तो ये आपको थोड़ा बहुत ये PFAS या फिर फॉरएवर केमिकल्स के बारे में हल्का फुल्का तो आइडिया लग गया ना। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। PFAS have been found in drinking water. इसका मतलब क्या है कि they can mix with water sources and stay there for longer time. And सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर में ही नहीं, फूड में भी है, फूड पैकेजिंग मटेरियल्स में भी आपको देखने को ये मिलेगा। दूसरा, PFAS are not easily degraded in environment, इसीलिए तो फॉरएवर केमिकल इसका नाम है। तो ये भी सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। They are used in many industries and their components take a long time to break down, which makes them very persistent. थर्ड वाला देखिए, persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies. ये सही है ना? थोड़ा बहुत भी जिन्होंने एनवायरनमेंट पढ़ा है, आप बता सकते हो बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? PFAS are found everywhere in water, air, soil, even in fish, because they spread easily and they do not degrade, they do not break down. समझ में आया? तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1, 2 एंड 3। चलो ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और देख ले, जल्दी से देखते हैं। एक सेकंड, हाँ, PFAS के बारे में अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो ये हमको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम तो है। क्यों प्रॉब्लम है? बिकॉज इट इज हाईली मोबाइल इन वाटर। तो क्या हो गया? अगर कोई सब्सटेंस, कोई केमिकल हाईली मोबाइल है वाटर में, तो इसका मतलब हुआ ना कि दे स्प्रेड इजिली एंड कंटामिनेट द वाटर सोर्सेज, राइट। तो एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? PFAS इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय, ठीक है, ब्रेक डाउन इजिली नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन, थर्ड प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? इट कैन एंटर द फूड चेन। अब समझ में आया प्रॉब्लम? PFAS कैन accumulate in fish, एनिमल्स एंड इवन ह्यूमंस ओवर टाइम। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर अगले बार भी कोई स्टेटमेंट आएगा तो आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि PFAS जो है वो मोस्टली नेगेटिव सेंस में ही हमने पढ़ा था, राइट। तो उस हिसाब से आप अपने ऑप्शन को देख लेना, स्टेटमेंट को देख लेना, ठीक है। जितना इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मर्क्यूरी पोल्यूशन। ये 2023 का क्वेश्चन है। पहला, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज द सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कैसे गोल्ड माइनिंग इज द सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड? कैसे? गोल्ड माइनिंग इट कॉजेज डिफॉरेस्टेशन। समझिएगा, डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन फॉरेस्ट, राइट। सो गोल्ड माइनिंग कॉजेज डिफॉरेस्टेशन बाय टर्निंग द फॉरेस्ट इनटू पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। नाउ सेडिमेंट्स फ्रॉम द रिवर बेड्स इज डिस्टर्ब्ड मेकिंग वाटर मडी एंड पोल्यूटेड। बहुत सारी मूवी में आपने देखा होगा ना ये चीज। अब ये जो गोल्ड माइनर्स होते हैं, समझिए, ये गोल्ड माइनर्स दे यूज मर्क्यूरी टू सेपरेट गोल्ड फ्रॉम रॉक्स। यहाँ तक ठीक है। नाउ व्हेन द गोल्ड माइनर्स बर्न गोल्ड मर्क्यूरी मिक्सचर, मर्क्यूरी इज रिलीज्ड इनटू द एयर। तो हुआ ना मर्क्यूरी पोल्यूशन। एंड इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा कि एक बार अगर रिलीज हो गया ना तो मर्क्यूरी कैन डैमेज द नर्वस सिस्टम ऑफ बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो gold mining activity is a source of mercury pollution in the world. This is correct. Third statement देखिए, coal based thermal power plant cause mercury pollution. Coal based
thermal power plant caused mercury pollution. The biggest source of mercury pollution is coal burning in thermal power plants. देखो इंडियन कोल जो है, ध्यान से समझिएगा, इंडियन कोल दे कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मर्क्यूरी, लेकिन when they are burned in large amounts it lead to significant mercury emission. and बहुत से रिपोर्ट के हिसाब से about 75 tons of mercury are released every year from coal burning. तो 1 and 2 पक्का सही है, राइट? अब जब 1 and 2 सही है तो मेरा आंसर क्या होगा? ओनली 2 या ओनली 3, यही होगा ना? तो थर्ड वाला देख लेते हैं। अब थर्ड वाला के लिए आपको कॉमन सेंस लगाना होगा, थर्ड वाले के लिए नॉलेज का जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है? देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी, कि अच्छा इस लेवल तक अगर मर्क्यूरी जा रहा है या इस लेवल तक अगर आप एक्सपोज हो रहे हो मर्क्यूरी में तो ठीक है, इसके बाद नुकसान होगा। क्या इतना मतलब एडवांसमेंट हो गया है, क्या ये चीज पता नहीं चल पाया होगा अभी तक कि सेफ लेवल क्या है? मर्क्यूरी के बेसिस पे हम लोग एक कन्वेंशन पढ़ते हैं एनवायरनमेंट में, पता है किसी को? पता है तो नाम बताइए, सिर्फ नाम बताइए। एंड इतना नहीं पता होगा कि हाँ कोई सेफ लेवल है एक्सपोजर का टू मर्क्यूरी। बताओ, ये मतलब एकदम सा नॉनसेंस स्टेटमेंट नहीं दे दिया। 1-2 पे आदमी सोचेगा कुछ, ठीक है, कि क्या गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी मर्क्यूरी से जुड़ा हुआ है, क्या कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट मर्क्यूरी पोल्यूशन कॉज करता है, ठीक है यहाँ तक। लेकिन क्या देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी, क्या ये बात अभी तक नहीं पता चल पाया होगा? जो नो नोन सेफ लेवल लिखा हुआ है यहाँ पे 100% ये गलत है। सो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ओनली 2। क्लियर है बात? ठीक है। सो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 and 2, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड यू डोंट नीड टू नो कि सेफ लेवल क्या है, ठीक? नहीं तो ऐसे करके कितना इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ते रह जाएंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर एलिमेंट का सेफ लेवल इतना है, ये पर्टिकुलर पोल्यूटेंट का सेफ लेवल इतना है। नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके नॉलेज को नहीं, आपके एप्टीट्यूड को चेक कर रहा था कि क्या इतना एडवांसमेंट होने के बाद भी हमको सेफ लेवल नहीं पता चल पाया है मर्क्यूरी का। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्लियर है बात? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज फ्रॉम 2022। यहाँ आपको लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव इन द एनवायरनमेंट इज आर कॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में ज्योग्राफी में भी हमने पढ़ा था, राइट? पढ़ा था ना? शायद बहुत श्योर नहीं, लेकिन साइंस वाले टॉपिक में भी, साइंस वाले PYQ में भी एक जगह हमने पढ़ा। एंड एसिड रेन सब लोग पढ़ के जाता है। तो अगर बहुत कुछ नहीं भी पता है एसिड रेन के बारे में, तो इतना तो पता होना चाहिए ना कि एसिड रेन कहीं ना कहीं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से जुड़ा हुआ है या और कुछ होगा। इतना तो पता होना चाहिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हो गया ना आंसर। सो एसिड रेन refers to any precipitation like rain, snow, fog, hail, even dust. So acid rain, acid deposition refer to any precipitation that contains acids like sulfuric acid H2SO4 or nitric acid HNO3. It happens when certain gases in the air mix with water and form acid. अब आप एक बात बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बन रहा है तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड से बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड से बनेगा, ओजोन से बनेगा या सल्फर डाइऑक्साइड से बनेगा? ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड से बनेगा, नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन ऑक्साइड से बनेगा। So industries, vehicle, power plant releases sulfur dioxide and nitrogen oxide into the air. These air travel with wind and mix with water, oxygen, other chemical in the atmosphere. And उसके बाद क्या होता है? They form H2SO4 and HNO3 which mix with water droplets in the clouds. And when it rains, snows or fogs, these acid substances fall to the ground and causing acid rain. Even dry particles containing acids can settle on land and water, leading to acid deposition. तो इतना सारा कुछ पढ़ लिए, पूछा कहाँ से? एकदम बेसिक डेफिनेशन से ही तो पूछ लिया। एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं आप बताओ? इट हार्म प्लांट्स एंड एनिमल्स ना, इट हार्म्स प्लांट्स एंड ट्रीज बाय डैमेजिंग लीव्स, by washing away nutrient from the soil. It pollutes lakes, river. It damages building, monuments, especially those made up of limestone, marble. It affects human health by irritating the lungs and increasing the respiratory problem. तो इतना कुछ तो पूछा ही नहीं, पूछा सिर्फ डेफिनेशन के अराउंड। सिंपल क्वेश्चन था, 2022 का ये क्वेश्चन था। एंड इस तरीके का क्वेश्चन गलत क्यों होगा आपसे? आप बताओ। गलत इसलिए होगा बिकॉज रिवीजन में कहीं ना कहीं कमी है और कोई कारण नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड? आंसर क्या होगा? आंसर होगा
राइस। अब ये स्टेटमेंट जो है भले 2022 में पूछा है, लेकिन ये पिछले 7-8 साल से द हिंदू एडिटोरियल में बहुत बार मतलब इस चीज का मेंशन है, बहुत बार। हाँ, लेकिन अगर मान लो कि इसको एज अ फैक्ट कहीं PT 365 या कोई भी मैगजीन लिख भी देगा तो हम लोग मतलब एज अ एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा मतलब इस पे ध्यान नहीं देते हैं। सो एग्जाम में ये टफ क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत मतलब अगर आप रिस्क ले सकते थे तो शायद 2 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते। ठीक है, सो क्या कह रहा है, among the following crop which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? Answer is rice. So how does rice cultivation cause greenhouse gas emission? देखो, rice farming is a major source of greenhouse gases, especially methane, CH4, and nitrous oxide, N2O. These gases trap heat in the atmosphere leading to global warming. अब देखो, राइस जो है वो मोस्टली आपको फ्लडेड फील्ड में ग्रो होता है, पैडी फील्ड्स, अच्छा खासा जहाँ पानी हो। अब ये जो फील्ड है जहाँ पे पानी है, स्टैंडिंग वाटर, दिस स्टैंडिंग वाटर प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रिचिंग द सॉइल, क्योंकि यहाँ पानी है, राइट। अब ये ऑक्सीजन को सॉइल तक पहुँचने नहीं दे रहा है, क्रिएटिंग आइडियल कंडीशन फॉर मीथेन producing bacteria. These bacteria break down the organic matter and release the मीथेन इनटू एयर। आ गया ना मीथेन। एंड अगर आप थोड़ा सा मतलब वो सोच पाते कि राइस, हाँ, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, एंड मीथेन के बारे में कहीं और ऐसा पढ़ा है आपने, आपको ध्यान आ रहा है कि मीथेन का कहीं पानी से कोई लिंक पढ़ा है तो प्लीज़ बताइए, हम आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। कहीं आपने ऐसा पढ़ा है कि मीथेन का पानी से कोई लेना देना है? अगर ये चीज़ सोच पाते तो शायद आप राइस के साथ जाते। हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड थोड़ा सा टफ हो जाता, लेकिन मीथेन तो मतलब आप आराम से कर लेते ये चीज़। ठीक है, तो राइस इज मोस्टली ग्रोन इन द फ्लडेड fields, paddy fields, and यहाँ जो पानी है, यहाँ the standing water prevent the oxygen from reaching the soil, creating ideal condition for methane producing bacteria. These bacteria break down organic matter and release methane into air. आ गया ना मीथेन। So rice field जो है या rice जो है, it is an important source, it is an important anthropogenic source of methane. What about nitrous oxide emissions? So in some rice field, in some rice farm, water level are controlled by intermittent flooding. Intermittent flooding नाम से पता चल रहा है, periodic drying and wetting of fields, उसको intermittent flooding कहा जाता है। अब इससे होगा क्या? This process reduces the methane emission, क्योंकि एकदम standing water तो है नहीं, कभी तो ड्राई पीरियड भी हो रहा है इंटरमीडिएट फ्लडिंग में, बट मीथेन इमिशन तो कम हो जा रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? It increases the nitrous oxides emissions, and this nitrous oxide, this is nearly 300 times more powerful than CO2 in trapping the heat. ठीक है, अगर अगले बार क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रहेगा इतना सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको, राइट। इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इज बी, राइस। ठीक है, क्या लिख रहा है? इन सदर्न इंडिया रिसर्चर फाउंड दैट नाइट्रस ऑक्साइड इमिशन फ्रॉम राइस फार्म कंट्रीब्यूट टू 99% ऑफ द क्लाइमेट इम्पैक्ट इन इंटरमिटेंटली फ्लडेड फार्म्स। वही जो मैं आपको बताया इंटरमिटेंट फ्लडिंग के बारे में, पीरियोडिक फ्लडिंग के बारे में, उसी चीज का यहाँ पे बात हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, with reference to polyethylene terephthalate, the use of which is so widespread in our daily life, consider the following statement. कह रहा है कि ये जो पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट है, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसके रेस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला देखिए, इट्स फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विथ वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू reinforce their properties. देखो, पहला स्टेटमेंट तो सही है। ये जो पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट है, इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक मेड बाय कंबाइनिंग 2 केमिकल्स। ठीक, वो केमिकल हमारे काम का है नहीं है, तो बस जितना समझा रहे उतना दिमाग में रखिए कि ये जो PET है, दैट इज पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट, दिस इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक जो कि 2 केमिकल से बना हुआ है, वो केमिकल हमारे काम का नहीं है, राइट। अब ये जो PET प्लास्टिक है या ये जो PET फाइबर है, इट कैन बी मिक्स्ड विथ ऊन है ना, इट कैन बी मिक्स्ड विथ कॉटन टू इम्प्रूव देयर स्ट्रेंथ, to improve the durability. So पहला is correct, पहला सही है। दूसरा देखो, containers made of it can be used to store any alcoholic beverages. ये जो PET का कंटेनर बनेगा, because it is a type of plastic, हमने पढ़ा कि जब वूल एंड कॉटन के साथ इसको मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, तो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है बात यहाँ तक। अब सेकंड में बोल रहा है कि क्या ये जो PET का कंटेनर है उसमें आप अल्कोहल को स्टोर कर सकते हो, एंड दैट टू एनी अल्कोहल।
तो जैसे ही आप बात पढ़ रहे थे कि कोई भी अल्कोहल, अरे भाई सारा अल्कोहल कैसे आ सकता है इसमें, नहीं कोई तो अल्कोहल होगा ना जिसको आप नहीं कर सकते होगे शायद इसमें आप स्टोर। अगर ये चीज आप सोच पाते तो वैसे मतलब कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग से ये गलत होता। अगर ये गलत होता तो यहाँ पे 2 था एंड यहाँ पे 2 था। अभी आप बोलोगे कि हम जबरदस्ती का ये लॉजिक लगा रहे हैं, लेकिन बात को समझो ना। यही चीज तो मतलब लोग जब आपको टिप्स ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, एंड हम यही चीज सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रख के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि हम हवे में ये सब बात कह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हाँ देखो गलत तो है ना। अगर गलत है इस तरीके का स्टेटमेंट, तो अगर आपके एग्जाम में मान लो 2025 वाले एग्जाम में ही अगर आपके मन में इस तरीके का कोई बात आ रहा है, इस तरीके का कोई स्टेटमेंट है, एंड जैसा मैंने यहाँ पे कहा कि भाई कोई भी अल्कोहल रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, कोई तो अल्कोहल होगा ना जिसको नहीं रख पाएंगे इसमें। तो हम अगर इस लॉजिक से इस 2 को गलत कर रहे हैं, तो जब आपको भी इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट मिले तो आप पूरे हिम्मत के साथ विदाउट फियर आप उसको कट कर सकते हो, क्योंकि हम पहले भी बोले कि सिर्फ नॉलेज का गेम ही नहीं है भाई। नॉलेज का अगर गेम होता तो फिर एसएसओ का एकदम नहीं निकलता जिनको बहुत कम नॉलेज है लेकिन हाँ उनके पास स्किल है, एप्टीट्यूड है। ये जो पीईटी कंटेनर्स है, दीज आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, जूसेस। हाउएवर पीईटी इज नॉट सुटेबल फॉर स्टोरिंग द अल्कोहलिक बेवरेजेस बिकॉज alcohol can react with plastic over time and may cause leakage of harmful chemicals into the drink। तो यहाँ तो मतलब जो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं या जो हम आपको समझा रहे हैं वहां तो हम ये समझा रहे हैं कि आप अल्कोहल को रख ही नहीं सकते हो। यहाँ लिखा है कि आप कोई भी अल्कोहल को रख सकते हो, तो ये तो और मतलब एक्सट्रीम सा स्टेटमेंट हो गया, तो 2 ऐसे भी गलत होगा। अब थर्ड पढ़िए, पीईटी मेड ऑफ बॉटल्स मेड अप ऑफ पीईटी can be recycled into other products। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? Because PET is a highly recyclable plastic। It is widely used for making bottles, fabrics, packaging material। तो ये तो हो सकता है, लेकिन ठीक है, हमको जब जैसे हम 2 गलत किए तो मेरे पास ये एंड ये तो कट गया, 1 पक्का सही है। चलो जहाँ तक 3, 4 का बात है तो हमने 3 पढ़ा, अब 4 पढ़ लेते हैं। 4 पढ़िए, आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज्ड ऑफ by incineration without causing greenhouse gas emission। अब आप एक बात बताओ, आपको 3 और 4 में सही मानना होगा तो आप किसको मानोगे? ऑब्वियसली आप 3 को मानोगे। क्यों 3 को मानोगे? हम बता रहे हैं, जब पीईटी से कोई आर्टिकल आपने बनाया है, अब ये आर्टिकल को जब आप डिस्पोज कर रहे हो, आप जला के इसको खत्म कर रहे हो, तो क्या कोई ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं निकलेगा? विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अरे भाई प्लास्टिक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, टॉक्सिक फ्यूम्स निकलेंगे, तो 4 तो गलत होगा ना। तो 4 गलत होगा, आंसर क्या होगा? 4 गलत होगा, आंसर क्या होगा? 1 और 3। समझ में आया? अगर क्वेश्चन मान लो आपको कुछ भी नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता, तो भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ के यार सॉल्व कर लेते, ठीक है। एंड एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, सब कुछ हम लोग पढ़ के जो जाएंगे वहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन बहुत कुछ ऐसा पूछेगा जो हमने कभी नहीं पढ़ा है, राइट। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज फ्रॉम 2022। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। सबसे पहला, द 24-hour मीन ऑफ PM2.5 should not exceed 15 microgram per meter cube and the annual mean of PM2.5 should not exceed 5 microgram per meter cube। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल कुछ पूछ दिया है, नहीं पता होता है लोगों को, राइट। तो देखो है कि एक्चुअल में दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक्चुअली WHO has set new air quality guideline for 6 major air pollutants। कौन कौन सा है? एक है पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 एंड PM10, दूसरा इज ओजोन, तीसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड, पांचवा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो टोटल 6 मेजर पोल्यूटेंट हो गए, PM2.5, PM10 2, ओजोन 3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। टोटल यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 थे तो टोटल 6 हो गए। ठीक है, नाउ दीज पोल्यूटेंट्स हार्म हेल्थ एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ अदर पोल्यूटेंट्स। WHO रिकमेंड करता है डाट PM2.5, ये जो है PM2.5, इसका लेवल कितना होना चाहिए? तो द लेवल ऑफ PM2.5 शुड बी नॉट मोर देन 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ये एनुअल एवरेज होगा, एंड नॉट मोर देन 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इन अ सिंगल डे। तो एनुअल बेसिस पे देखेंगे तो 5 मीटर क्यूब 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड डेली बेसिस पे अगर देखेंगे तो 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट।
So this statement is correct. Second देखिए, in a year the highest level of ozone pollution occur during the periods of inclement weather. Ozone pollution जो है this is highest in afternoon during summer, right? And ऐसा क्यों है? Because ozone form due to reaction between sunlight and pollutants like NO2 and VOC, that is volatile organic compounds. Strong sunlight in summer increases the ozone levels. जबकि inclement weather, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है cold, dry, cloudy condition. So ये जो inclement weather है, it reduces the ozone. Cloud cover अगर होगा तो क्या होगा? सनलाइट कम हो जाएगा. सनलाइट कम होगा तो फिर ओजोन फॉर्मेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, राइट? तो अगर मान लो कि आपने कहीं भी पढ़ा है ओजोन के रेस्पेक्ट में ये बात कि ओजोन के फॉर्मेशन के लिए सनलाइट का आवश्यकता है, राइट? यहाँ तो लिख रहा है कि सनलाइट का आवश्यकता नहीं होगा इन क्लेमेंट वेदर, जैसे क्लाउड ड्राई क्लाउडी कंडीशन, कोल्ड ड्राई क्लाउडी कंडीशन में ओजोन पोल्यूशन ज्यादा होगा. ये सेकंड स्टेटमेंट तो यही कह रहा है. जबकि अगर आपने कहीं पढ़ा है कि सनलाइट का जरूरत होता है ओजोन के फॉर्मेशन में, एंड इनक्लेमेंट वेदर में क्या होता है? क्लाउडी कंडीशन होता है जहाँ पे सनलाइट क्लाउड कवर के कारण रिड्यूस हो जाएगा. तो अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को गलत करते, समझिएगा, तो आपका ये स्टेटमेंट तो पक्का गलत होता, बिकॉज ये दोनों में सेकंड था, राइट? तो आप इतना तो कंक्लूड कर लेते आराम से कि स्टेटमेंट 1 जो है वो तो हर हाल में सही होगा. आर यू गेटिंग? तो ये चीज जो हमने यहाँ पढ़ा, जो ये स्टेटमेंट था, वो हम लोग को नहीं भी पता होता तो भी एक बात का तो श्योरिटी होता है कि स्टेटमेंट 1 तो पक्का सही होगा. चलो ठीक है, इसमें भी डाउट है. चलो यहाँ देखो, स्टेटमेंट 3 देखिए, PM10 can penetrate the lung barrier and enter the blood stream. बात को समझो. PM2.5 जो है, particulate matter 2.5, they are very fine particles that are small enough to enter the lungs and reach the blood stream. लेकिन PM10 जो है, these particles are larger, usually stays in the lung but do not enter the ब्लड स्ट्रीम. लंग्स में ठीक है चला जाएगा, लेकिन ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा, इतना भी छोटा नहीं है. तो अगर आप इस स्टेटमेंट को भी गलत कर पाते, राइट, तो भी आपका 3 यहाँ था एंड 3 यहाँ था, ठीक? तो बचता कौन सा? बी बचता एंड डी बचता. अब इससे भी आपको पता चल रहा है कि 1 तो पक्का सही होगा. तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर मान लो कि नहीं भी कुछ पता है तो भी ये बात तो कंफर्म हो रहा है ना कि 1 सही है. नाउ क्वेश्चन नंबर, नाउ स्टेटमेंट 4 देखिए, एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा. नहीं भी पता है, गेस ले सकते हैं ना. बिकॉज ओजोन इज अ हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट, इट कैन इरिटेट द लंग्स एंड ट्रिगर द अस्थमा अटैक. पीपल विथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर मोर सेंसिटिव टू ओजोन एक्सपोजर. तो 4th तो सही मान ही सकते थे. अगर 4th सही मान सकते थे तो 4th इसमें था, इसमें था, इसमें था, तो फिर ये गलत हो जाता. तो 1 तो पक्का सही होगा, 4 पक्का सही होगा. 2, 3 में अगर आप किसी के साथ भी, मतलब 2, 3 में अगर आप किसी एक को भी अगर आप पकड़ पाते कि हाँ कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों गलत है, तो भी आप आंसर पे पहुंच जाते. हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 1 and 4, ठीक है? बिकॉज हमने ये चीज तो देखा कि हाँ चलो ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, ट्रिगर अस्थमा वाला भी स्टेटमेंट सही है, राइट? ये दोनों स्टेटमेंट गलत है. यहाँ PM10 के जगह PM2.5 होगा, एंड यहाँ इनक्लेमेंट वेदर, कोल्ड ड्राई क्लाउडी कंडीशन के जगह पे सनलाइट या समर सीजन होता, वो भी आफ्टरनून होता, तो वहां पे ओजोन पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है? अब वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, अगर हम जो समझाएं वो आप समझ गए तो वो पढ़ने का आवश्यकता नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज फ्रॉम 2021. क्या कह रहा है? मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. अब यहाँ कुछ सोर्स दिया हुआ है, हमसे कह रहा है select the correct answer using the code given below. चलो सबसे पहले समझते हैं ये मैग्नेटाइट पार्टिकल्स क्या होता है. These are tiny iron based nanoparticles that can enter the human brain and may be linked to neurodegenerative diseases जैसे कि अल्जाइमर, ठीक है? यही बात तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ना कि न्यूरो की मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडीजेनरेटिव प्रॉब्लम. न्यूरोडीजेनरेटिव प्रॉब्लम का एक एग्जांपल हो गया अल्जाइमर. मैग्नेटाइट पार्टिकल्स जैसे कि क्या होता है, तो ये कुछ टाइनी आयरन बेस्ड नैनो पार्टिकल हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन में एंटर करते हैं एंड इसको लिंक किया जाता है. दे आर सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स, राइट? अब हमसे कह रहा है कि मैग्नेटाइट पार्टिकल्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल एकदम होगा, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल एकदम होगा, माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम्स नहीं होगा, पावर प्लांट होगा, टेलीफोन लाइंस नहीं होगा. अब समझो
पहला जो कह रहा है, अच्छा पहले तो आंसर देख लीजिए, 1 2 4 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब समझिए जल्दी से, ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल ना, तो जब ब्रेक पैड एंड व्हील्स के बीच में फ्रिक्शन होगा ना, तो इट विल रिलीज द फाइन पार्टिकल्स, एंड यही वो फाइन पार्टिकल है। इंजन ऑफ मोटर व्हीकल, फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल कंबशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटाइट पार्टिकल्स। पावर प्लांट का बात करेंगे तो कोल बर्निंग पावर प्लांट रिलीजेस मैग्नेटाइट इनटू द एयर। और कहां से आ सकता है, तो ओपन फायर्स बर्निंग वुड वेस्ट रिलीजेस मैग्नेटाइट। और कहां से आ सकता है, पुअरली सील्ड स्टोव्स इनकम्प्लीट बर्निंग इनसाइड होम प्रोड्यूसेस हार्मफुल पार्टिकल्स। ठीक, तो ये कुछ सोर्स हैं जहां से मैग्नेटाइट पार्टिकल जो है वो जनरेट हो सकता है। लेकिन जहां तक माइक्रोवेव स्टोव्स का बात है, तो कोई कंबशन, कोई फ्रिक्शन तो हो ही नहीं रहा है ना इसमें, सो दे डू नॉट रिलीज मैग्नेटाइट। टेलीफोन लाइंस का भी बात करेंगे तो दीज आर इलेक्ट्रिकल, राइट, दे डू नॉट जनरेट पार्टिकल्स, तो यहाँ भी पार्टिकल्स नहीं जनरेट हो रहा है। तो 3 and 4 जिसमें है वो, 3 and 5 जिसमें है वो नहीं होगा। ठीक है, सो our answer is B। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। 2021 का क्वेश्चन है। पहले तो कॉपर स्मेल्टिंग क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योर कॉपर फ्रॉम कॉपर ओर, दिस इज कॉपर स्मेल्टिंग। एंड ये कैसे किया जा रहा है, so this is done by heating the copper concentrates and removing unwanted materials। and फिर होगा क्या, this process releases various gases and pollutants into the environment। अब ये प्रोसेस के दरमियान जो आपको वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कॉपर स्लैग, राइट, ये जो प्रोड्यूस हो रहा है, इट कंटेन्स हेवी मेटल्स दैट कैन लीच इनटू एनवायरनमेंट एंड कंटामिनेट द सॉइल एंड वाटर। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन का अगर बात करें, सो सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड्स आर रिलीज फ्रॉम बर्निंग फ्यूल्स एंड स्मेल्टिंग। एंड फिर होगा क्या, ये सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड जैसे जो गैसेज हैं, इट कंबाइन विद अदर पोल्यूटेंट्स एंड फॉर्म स्मॉग। तो अब आप स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़िए, द कॉपर स्लैग कैन कॉज लीचिंग ऑफ सम हेवी metals into the environment, तो ये तो ठीक है। They may release sulfur dioxide as pollutant, ये भी ठीक है। एंड यही सब फिर अदर गैसेज, अदर पोल्यूटेंट से मिलके स्मॉग वगैरह बनाएगा, ये भी चलो ठीक है। What about स्टेटमेंट 1, तो 2 3 कहाँ है, 2 3 इसमें है एंड 2 3 इसमें है। स्टेटमेंट 1 के बारे में क्या कहना चाहिएगा आप, क्या कह रहा है, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, तो दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट अ मेजर पोल्यूटेंट फ्रॉम द स्मेल्टर्स। ये जो कॉपर ऑक्साइड है, दिस इज रिड्यूस्ड यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड टू प्रोड्यूस कॉपर एंड CO2 इसमें रिलीज होता है। समझ में आया। तो ये जो बात ऐसे समझना कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, आप ऐसे समझो कि इसमें से हमको ये कॉपर को हटाना है, तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड अलग से यूज करते हैं, तब ये CO एंड ये O मिलके CO2 बन गया एंड बचेगा क्या, सिर्फ कॉपर। दिस इज कॉपर, है ना। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट में हमको चाहिए क्या, लास्टली कॉपर ही तो चाहिए। सो CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज यूज्ड अप इन द रिएक्शन, इट इज नॉट रिलीज्ड इन डेंजरस अमाउंट बाय द स्मेल्टर्स। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिख रहा है ये तो गलत लिख रहा है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, आंसर इज 2 and 3। अब ये चीज अगर पता होता किसी को तभी वो कर पाते। अगर ये चीज पता होता, मान लो सेकंड थर्ड पता नहीं भी होता, हाँ ठीक है, सेकंड थर्ड फिर भी आप गेस करके सही कर लेते कि हाँ चलो सेकंड थर्ड तो सही होगा, क्योंकि कोई बहुत मेजर सा बात नहीं कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द कॉपर स्लैग कैन कॉज लीचिंग ऑफ सम हेवी मेटल्स इनटू द एनवायरनमेंट, तो कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। थर्ड वाला भी जो बात कर रहा है कि दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट, तो ये भी हो सकता है। तो 2 3 तो पक्का है। फर्स्ट वाला गलत क्यों है, क्योंकि हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज कर रहे हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहा जाता है, जो मान लो इसमें जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को हटा रहा है, तो ये CO इस O के साथ मिलके CO2 बन जा रहा है, तो यहाँ बच क्या रहा है, सिर्फ कॉपर, एंड कॉपर ही तो हमको चाहिए था। ठीक, तो ये जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है, इसमें हम लोग CO यूज कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा है लीथल क्वांटिटीज में। आया बात समझ में, ठीक है। तो 1 गलत होगा। चलो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आप यहाँ पढ़ लेना अच्छे से, वही चीज लिखा हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड एज reducing agent but it reacts to form carbon dioxide। देखो ना, it react to form carbon dioxide meaning dangerous CO levels are not usually emitted। जैसा कि इसमें कह रहा था कि lethal quantity of carbon monoxide release होता है, नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, with reference to furnace oil consider the following statement। 2021 का क्वेश्चन है। It is a product of oil refineries, this is correct। Furnace oil, it is a thick black
liquid fuel, it is made from heaviest part of crude oil left after refining. So this furnace oil is made from the heaviest parts of crude oil which is left after refining. तो जो यहाँ लिख रहा है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, ये तो सही है। दूसरा फर्नेस ऑयल के बारे में लिख रहा है सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फर्नेस ऑयल इज मेनली यूज्ड इन steam boiler, that is large heating system, or it is used in power plants for electricity generation. It is used in ships as fuel for मरीन इंजन्स, या फिर इसको इंडस्ट्रियल मशीनरी में भी यूज किया जाता है फॉर हीटिंग प्रोसेसेस। तो सेकंड भी सही है। थर्ड देखिए इट्स यूज कॉजेज सल्फर इमिशन इनटू द एनवायरनमेंट, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर ये फर्नेस ऑयल है, अगर आप इसको बर्न करोगे तो हाई लेवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर एंड अदर पोल्यूटेंट्स इमिट होते हैं। तो आंसर क्या होगा 1 2 3 तीनों सही है। क्लियर है बात, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 12 2020 का क्वेश्चन है कोल ऐश कंटेन आर्सेनिक, लीड एंड मर्क्यूरी। ध्यान आ रहा है? अभी हम लोग मर्क्यूरी एंड कोल से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखे थे। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जो कोल ऐश है, ये जो कोयला का राख कहा जाता है, वेस्ट फ्रॉम बर्निंग कोल, उसको कोल ऐश कहा जाता है, राइट? तो इसमें क्या क्या आपको टॉक्सिक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे आर्सेनिक, जैसे लीड, जैसे मर्क्यूरी, जैसे कैडमियम, क्रोमियम, सेलेनियम, ये सारा कुछ देखने को मिलता है। तो पहला तो सही है। दूसरा देखिए coal fired power plant release sulfur dioxide and oxides of nitrogen into the environment, this is also correct। एंड इसमें क्यों पीएचडी करेंगे बताइए? कोल फायर्ड पावर प्लांट जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज कर सकता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड रिलीज कर सकता है। आराम से इस आंसर के साथ हम लोग जा सकते हैं। एंड दीज पोल्यूटेंट्स कॉज एसिड रेन, डैमेजिंग फॉरेस्ट्स, वाटर बॉडीज, बिल्डिंग्स, सेकेंड सही है। थर्ड देखिए हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल, यही तो इंडियन कोल के बारे में जब आप ज्योग्राफी में भी पढ़ा था हमने उड़ान में, तो वहां पे भी हमने देखा था कि इंडियन कोल का यही तो फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था ना हमने, तो उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ा ही था कि इंडिया का जो डोमेस्टिक कोल है हैज वेरी हाई ऐश कंटेंट 40 to 45%। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है ना, तो वहां आपको ज्यादा से ज्यादा कोयला चाहिए होगा, बिकॉज 40 to 45% तो ऐश कंटेंट ही है। एंड दूसरा बात क्या होगा? दूसरा बात ये होगा कि हायर पोल्यूशन भी तो होगा ना, बिकॉज अब ज्यादा से ज्यादा आपको कोल चाहिए, बिकॉज इतना परसेंटेज तो मतलब कोल ऐश ही है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको कोयला चाहिए होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कोयला को जलाओगे तो होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी 1 2 एंड 3। अच्छा, इतना जो पोल्यूशन होगा, जो हम आपको बताएं कि प्रॉब्लम दो क्या है, एक तो ज्यादा कोल यूज होगा, दूसरा ज्यादा पोल्यूशन होगा। तो ये जो पोल्यूशन होगा क्यों? बिकॉज इमिशंस होंगे बहुत ज्यादा उसके कारण। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कोल वॉशिंग, दैट इज रिमूविंग द ऐश बिफोर बर्निंग एंड दिस विल रिड्यूस द इमिशन, राइट? ठीक है, आई हैव रिटन हियर जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे जस्ट ऐसे ही आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ कोल ऐश बाई प्रोडक्ट, जैसे पहला एक हो गया फ्लाई ऐश, दूसरा बॉटम ऐश, तीसरा बॉयलर स्लैग एंड तीसरा फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन मटेरियल। जैसे फ्लाई ऐश क्या है? दिस इज फाइन पाउडरी ऐश that rises with smoke. Bottom ash क्या है? This is coarse heavy ash left at the furnace bottom. Third one is boiler slag, melted bottom ash that turns into smooth pellets, glass like pellets. And the fourth one is flue gas desulfurization material. This is the waste from removing SO2 from emission. ये सब जानना इतना इंपॉर्टेंट है? इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। एंड ये बताओ, ये क्वेश्चन आप फिर से सोचना खुद से कि क्या ये क्वेश्चन आपके नॉलेज को चेक कर रहा है? आप कौन से बुक में ये सारा कुछ पढ़ के चल जाओगे? ये तो एट अ टाइम मतलब क्वेश्चन आपको सोचना पड़ेगा ना एग्जाम में। क्लियर है बात? चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस या फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट सही है, टोबैको स्मोक ये भी होगा, वुड बर्निंग होगा, यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर ये नहीं होगा, यूजिंग प्रोडक्ट मेड फ्रॉम पॉलीयूरेथेन ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3। अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बेंजीन के बारे में देखें तो बेंजीन इज अ हार्मफुल केमिकल फाउंड इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक फ्यूल्स, सॉल्वेंट्स एंड एक्सपोजर टू बेंजीन कैन कॉज शॉर्ट टर्म इफेक्ट जैसे डिजीनेस, हेडेक्स, कंफ्यूजन। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हो सकता है जैसे कैंसर, है ना, स्पेशली ल्यूकेमिया या फिर एप्लास्टिक अनेमिया जो कि एक सीरियस ब्लड डिसऑर्डर है। अगर बेंजीन पोल्यूशन का मेन सोर्स देखे तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होगा, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, व्हीकल में अगर फ्यूल जल रहा है
तो बर्निंग फ्यूल इन व्हीकल इज अ सोर्स ऑफ बेंजीन pollution. Benzene is also present in cigarette smoke. Benzene is highly volatile. It easily turns into gas. So most exposure happen through inhalation. तो tobacco smoke भी जो है ये भी एक सोर्स है. अगर आप उसी प्रकार से वुड जला रहे हो, लकड़ी जला रहे हो, तो वो भी बेंजीन को रिलीज करता है एयर में. जैसे खासकर आप वो पहले के समय में ट्रेडिशनली कैसे होता था, वुड स्टोव्स होते थे, फायर प्लेसेस, ओपन फायर्स, बायोमास बर्निंग, जो कि आपको कॉमनली कहाँ देखने को मिलता था, रूरल एरियाज में, राइट. तो बेंजीन इज अ डेंजरस एयर पोल्यूटेंट लिंक टू कैंसर, लिंक टू ब्लड डिसऑर्डर. व्हीकल एग्जॉस्ट हो गया, टोबैको स्मोक हो गया, वुड बर्निंग हो गया. दीज आर द मेजर सोर्सेस ऑफ बेंजीन पोल्यूशन. आंसर क्या होगा, 1, 2 and 3, राइट. एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर वही चीज जो मैंने आपको बताया. क्लियर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए. इन इंडिया यूज ऑफ कार्बोफ्यूरन, मिथाइल पैराथियोन फोरेट एंड ट्रायाजोफोस is viewed with apprehension. These chemicals are used as. सिंपल सा बात देखो है क्या, ये कुछ केमिकल्स के नाम लिखे हुए हैं, हमसे पूछ रहा है ये केमिकल किससे जुड़ा हुआ है. बस इतना भी अगर पता होता तो हमारा काम चल जाता. These are viewed as apprehension. So these chemicals are used as pesticides in agriculture. Pesticide क्या होता है? These are the chemicals used to kill pests like insect, rodent, fungi, weeds. अलग अलग तरीके के पेस्टिसाइड्स होते हैं. जैसे आपको हर्बिसाइड्स होगा, दिस विल किल द वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स. इंसेक्टिसाइड्स होगा. ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स. तो पहला हर्बिसाइड हो गया, इट विल किल द वीड्स. इंसेक्टिसाइड्स हो गया, नाम से पता चल रहा है इट विल किल द इंसेक्ट्स. फंगिसाइड्स हो गया, इट विल स्टॉप मोल्ड माइल्ड्यू फ्रॉम ग्रोइंग. एक डिसइंफेक्टेंट्स हो गया, इट विल किल द बैक्टीरिया. एक रोडेंटिसाइड्स हो गया, इट विल कंट्रोल द माइस, रैट्स एक्सेट्रा. अब ये जो भी नाम यहाँ लिखा हुआ है, कार्बोफ्यूरोन, मिथाइल पैराथियोन फोरेट, ट्रायाजोफोस, दीज आर यूज्ड इन फार्मिंग, राइट. तो सिर्फ इतना भी पता होता है कि ये पेस्टिसाइड्स हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता. तो इस क्वेश्चन से क्या मतलब हम लोग सीख सकते हैं आने वाले 2025 वाले एग्जाम के लिए, क्या सीख सकते हैं आप बताओ. कि कोई इस तरीके का टर्म वगैरह दिख रहा है तो बहुत पीएचडी नहीं करके सिर्फ इतना भी समझ जाएंगे कि हाँ ये टर्म किससे जुड़ा हुआ है, जैसे कि हम पहले भी बहुत बार बताए हैं, तो काम अपना चल जाता. सिर्फ ये टर्म देख के हमें इतना भी पता चल जाता कि ये टर्म पेस्टिसाइड्स है, हो गया, बात खत्म. ठीक, क्लियर है बात. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म पायरोलाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन्ड. कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये पायरोलाइसिस, ये प्लाज्मा गैसिफिकेशन को मेंशन किया जाता है. तो अगर आपने PT 365 पढ़ा है या फिर आप साल भर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो तो आप आराम से इसका आंसर कर लोगे, राइट. ये वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी से ये जुड़ा हुआ है. वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी. पहले तो वेस्ट टू एनर्जी क्या होता है फिर से देखो. हम एक बात बताते हैं, हम आपको अगर बहुत पीएचडी करवा भी देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा. क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन तो सिर्फ यही पूछा ना कि ये दो टर्म है, राइट. ये टर्म्स कौन से संदर्भ में यूज किया जाता है, ABCD किस में यूज किया जाता है. तो ये वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है. क्या होता है वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी. सो वेस्ट टू एनर्जी क्या होता है, इट रेफर्स टू एनी प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स द वेस्ट इनटू यूजफुल एनर्जी. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, हीट, फ्यूल्स लाइक डीजल्स. आया बात समझ में. तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जो या कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि वेस्ट को यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, तो हम कह सकते हैं क्या कि इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द वेस्ट व्हाइल प्रोड्यूसिंग एनर्जी, मेकिंग इट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन. क्योंकि आप समझो ना, आप वेस्ट को ही तो आप यूजफुल एनर्जी में यूज कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो. अब इसमें ये जो एक सेकेंड, ये जो पायरोलाइसिस हो गया, ये क्या है, दिस इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट द प्लास्टिक वेस्ट इनटू फ्यूल. अब वो फ्यूल आपको सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है. किस प्रकार से ये काम करता है इतना समझने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम समझा देते हैं जल्दी से. तो होता क्या एक्चुअल में कि ये जो प्लास्टिक है इसको आप हीट करते हो बिटवीन 300 to 900 डिग्री सेल्सियस एंड नो ऑक्सीजन इज यूज्ड. द रिजल्ट इज लिक्विड ऑयल दैट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल. फिर उसी प्रकार से अगर प्लाज्मा गैसिफिकेशन का बात करें तो समझना ये भी एक एडवांस मेथड है जो कि आपको हीट वेस्ट को, जो कि आपको क्या करता है, वेस्ट को हीट करता है एट वेरी हाई टेम्परेचर यूजिंग प्लाज्मा. एंड उससे होगा क्या, उससे सिन गैस प्रोड्यूस होगा, सिंथेटिक गैस प्रोड्यूस होगा विच इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और हीट. एंड ये कौन सा वेस्ट है, दिस इज अ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट. दिस इज अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. क्यों, क्योंकि प्लाज्मा को यूज करके बहुत हाई टेम्परेचर पे हम लोग वेस्ट को हीट कर रहे हैं एंड उससे सिंथेटिक गैस, सिन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी
हीट जनरेट कर रहे हैं। तो इतना सारा कुछ पढ़ा हमने, हमसे सिर्फ क्या पूछा कि पायरोलाइसिस प्लाज्मा गैसिफिकेशन किससे जुड़ा हुआ है, तो इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दिस इज फ्रॉम 2019। अच्छा, कुछ गैस वगैरह का नाम लिखा हुआ है, लिख रहा है विच ऑफ द अबव आर रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप बायोमास रेसिड्यू। कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, मीथेन होगा, ओजोन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा ये 1 से लेके 4 तक? तो हाँ, चारों का चारों होगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, 1 2 3 4। ये क्रॉप या बायोमास को जब आप बर्न कर रहे हो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? ये बायोमास को बर्न करना या है ना, क्या मतलब है इसका? सो बर्निंग ऑफ क्रॉप या बायोमास रेसिड्यू मीन्स बर्निंग लेफ्ट ओवर प्लांट्स मटेरियल। समझिएगा, आफ्टर हार्वेस्टिंग। अब ये क्या हो सकता है? अगर आप ग्रासलैंड में हो तो ड्राई ग्रास हो सकता है, अगर आप फॉरेस्ट का बात कर रहे हो तो फॉलन लीव्स हो सकता है वो रेसिड्यू, वुड्स हो सकता है। अगर एग्रीकल्चरल वेस्ट का बात करेंगे तो वो हस्क हो सकता है, स्ट्रॉ हो सकता है। अच्छा, फार्मर ये बर्न क्यों कर देते हैं? बिकॉज इट इज अ क्विक एंड चीप वे टू रिमूव द लेफ्ट ओवर प्लांट मटेरियल आफ्टर हार्वेस्टिंग। इट हेल्प क्लियर लैंड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप. It kills pests and weeds, reduces chance of diseases. It is a common practice worldwide, especially for crops like wheat, rice, sugarcane. इसका harmful effect क्या होगा? harmful effect ये होगा कि harmful gases release होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। एंड सल्फर डाइऑक्साइड अगर रिलीज होगा तो क्या होगा आप बताओ? एसिड रेन होगा। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज होगा, जिससे स्मोक, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड होगा जो कि एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेगा, कॉज होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होगा। This reduces the oxygen in the air and is harmful to health. Black carbon, organic carbon, ये सारा कुछ रिलीज होगा। This will contribute to air pollution and climate change. ध्यान से देखिए, CH4 रिलीज होगा, volatile organic compound रिलीज होगा, ओजोन रिलीज होगा, एरोसोल रिलीज होगा। इतना सब कुछ तो बता दिए। क्लियर है? तो क्या 1 2 3 4 होगा? एकदम होगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 17 2019 का क्वेश्चन है। कह रहा है एग्रीकल्चरल सॉइल रिलीजेस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन द एनवायरनमेंट। कह सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकता है? अगर एक पुराना डेटा देखें तो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड ओवर 70% ऑफ इंडियाज N2O इमिशंस, 70% से भी ज्यादा। एंड इतना समझो ना यार, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या क्या सब हम लोग पढ़ते रहते हैं, क्या ये स्टेटमेंट को सही नहीं कर सकते हैं एग्जाम में? दूसरा देखिए, कैटल रिलीज अमोनिया इनटू द एनवायरनमेंट। एकदम होगा। कैटल प्रोड्यूस करता है 80% ऑफ द अमोनिया इमिशन। इंडिया इमिट्स मोस्ट अमोनिया ग्लोबली, राइट? तो ये भी सही है। थर्ड देखिए, द पाउल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू द एनवायरनमेंट। पाउल्ट्री इंडस्ट्री किसका बात होगा इसमें? इसमें चिकन्स, डक्स, इसका बात होगा। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 4th 1 2 एंड 3। अब एक बात खुद से सोचिएगा इस तरीके का क्वेश्चन करके कि अगर आप घर में बैठ के इस तरीके के क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो तो जब आप एग्जाम में जाओगे और इस तरीके का स्टेटमेंट मिलेगा तो आपको कॉन्फिडेंटली सही करना है। आप बताओ ना, जैसे कॉमन सेंस लो, कैटल के डंग में अमोनिया होता है या नहीं होता है? अगर होता है तो कैटल रिलीज करता होगा या नहीं करता होगा अमोनिया? ठीक उसी प्रकार से पाउल्ट्री इंडस्ट्री, जैसे चिकन, डक, अरे यार कोई ना कोई सेंस में तो नाइट्रोजन जाता ही होगा ना इनके अंदर। आप बताओ प्रोटीन में क्या है? प्रोटीन में बेसिक एलिमेंट जो है वो क्या है? आप बताओ। मतलब होता है ऐसा। तो इस क्वेश्चन को लेके हमने यहाँ पे देखो, मैंने बहुत सारा डेटा, फैक्ट्स, ये वो सारा कुछ दिया है, राइट? लेकिन बात समझो ना, हम अभी ये सब पढ़ के आपको बता देते कि हाँ ठीक है, देखो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन आप थोड़ा सा मतलब सोचने का प्रयास करना कि प्रोटीन का बेसिक एलिमेंट क्या है एंड क्या प्रोटीन इन लोगों में नहीं होगा। हमको नहीं पता, हम बायोलॉजिकली सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता है ना कि इतना ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये वो सारा कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, ये वो सारा, क्यों नहीं एग्रीकल्चर सॉइल जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करेगा? क्यों कैटल जो है वो अमोनिया रिलीज नहीं करेगा? क्यों पोल्ट्री इंडस्ट्री नाइट्रोजन का कंपाउंड रिलीज नहीं करेगा, रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू द एनवायरनमेंट? एंड ये चीज कौन से बुक में आप मतलब लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगा पढ़ने? एंड अगर आप कभी पढ़ भी लिए तो आपके दिमाग में कैसे रह जाएगा ये? सोचिए थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 2019 का है, व्हाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीट्स that are released into the environment? क्या होता है ये माइक्रोबीट्स? These are tiny plastic particles less than 5 mm in size. These are tiny plastic particles that do not dissolve or break down in water. तो प्लास्टिक है भाई, नहीं डिजॉल्व होगा वाटर में, ब्रेक डाउन नहीं होगा। कहाँ आपको देखने को मिलता है ये माइक्रोबीट्स? तो ये आपको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होगा, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, जैसे फेस स्क्रब्स,
टूथपेस्ट पर्सनल केयर प्रोडक्ट में यूज होता है, जैसे सोप, शैम्पूज, है ना। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जैसे डिटर्जेंट्स वगैरह में यूज होता है। अब ये माइक्रो बीड्स यूज क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ दिस इज यूज्ड फॉर एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन मतलब क्या होता है? टू रिमूव द डेड स्किन। इट इज यूज्ड एज बल्किंग एजेंट। बल्किंग एजेंट क्या होता है? इट मेक द प्रोडक्ट थिकर। इट प्रोलोंग द सेल्फ लाइफ बढ़ा देता है, तो कोई सामान जल्दी खराब नहीं होगा। एंड द फोर्थ वन इज कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ इंग्रेडिएंट। सो केमिकल क्या होता है? स्लोली रिलीज होता है, ठीक है। तो ये सब तो फायदा हो गया जिसके कारण हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन हार्मफुल क्यों है ये माइक्रोबीड जो है? ये हार्मफुल क्यों है? बिकॉज दीज आर नॉट रिमूव्ड बाय वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। दे कैन एंटर द रिवर, लेक, ओशन। These are harmful for marine life, human health. तो अब पढ़िए एक एक करके। They are often found to be used in food adulterant। नहीं पूछ रहा है great concern क्यों है environment के लिए? They are small enough to be absorbed by crop plant in irrigated field। नहीं। They are considered to cause skin cancer in children। नहीं। They are considered harmful to marine ecosystem। This is correct। आया बात समझ में? क्योंकि डिजोल्व नहीं होगा एंड फाइनली वो एनवायरमेंट, मरीन लाइफ के लिए डेंजर हो जाएगा, बिकॉज दीज आर परसिस्टेंट प्लास्टिक्स, ठीक है। एंड अभी तक 2-3 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके जहां पे ब्रेकडाउन या डिकम्पोज नहीं हो रहा है प्रोडक्ट, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा है। ध्यान आ रहा है आपको? एक तो हमने वो च्यूइंग गम वाला ही पढ़ा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is responsible for consequences of heavy sand mining in river beds? Which of the following is possible consequences? अगर आप heavy sand mining करोगे river bed का तो क्या क्या possible consequences है? क्या होता है ये sand mining? क्या होता है? This is the process of extracting sand from the beaches, ocean, river beds। यही हुआ ना sand mining। अब ये sand हम हटा दे रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं ये sand mine कर रहे हो आप, extract कर रहे हो, उसका consequence क्या होगा? पहले तो ये बता दो कि ये अगर sand river system में है या water body में है तो इसका फायदा क्या होगा? इट सपोर्ट्स ना रिवर इकोसिस्टम, जैसे हैबिटेट्स, फूड चेन, उन सबको सपोर्ट करता है। इट मेंटेन द नेचुरल रिवर फ्लो। अगर आप सैंड माइनिंग करोगे, सैंड को एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? पहला तो ये रिवर हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दैट इज इट विल रिमूव द नेचुरल होम्स फॉर एक्वेटिक लाइफ। दूसरा, इट चेंजेस द रिवर शेप, रिवर फ्लो सबको चेंज कर देगा। इंक्रीजेस द वाटर स्पीड लीडिंग टू बैंक इरोजन। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होगा। कैसे होगा? टॉक्सिक मटेरियल स्टोर्ड इन द सेडिमेंट्स लीक इनटू द वाटर, सो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होगा। फोर्थ, लोअर द वाटर टेबल। वाटर टेबल जो है वो कम नहीं हो जाएगा। एंड फिफ्थ इज, आप जब ये रिवर है, आप जब यहाँ से सैंड हटा रहे हो तो क्या हो रहा है? ये इट डीपेंस द रिवर बेड्स, एस्चुरीज। नाउ अब सबसे पहला ऑप्शन को देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट देखो, डिक्रीज सैलिनिटी इन रिवर। भाई ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? सोचिएगा थोड़ा सा। सैंड माइनिंग डज नॉट रिड्यूस द सैलिनिटी, डज नॉट डिक्रीज द सैलिनिटी। इन फैक्ट इट कैन इंक्रीज सैलिनिटी इन द कोस्टल एरिया ड्यू टू सी वाटर इंट्रूजन व्हेन फ्रेश वाटर फ्लो रिड्यूसेस, है ना। अगर आप रिवर बेड को डिस्टर्ब कर दोगे तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज रिड्यूस हो जाएगा। सलाइन वाटर कैन मिक्स विथ फ्रेश वाटर इंक्रीजिंग द सैलिनिटी रादर देन डिक्रीजिंग इट। तो पहला तो गलत होगा, राइट? पहला गलत होगा तो आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे। दूसरा देखिए, पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। या सैंड एक्ट एज अ नेचुरल फिल्टर दैट हेल्प्स प्यूरिफाई वाटर। Removing sand increases the pollutant and contaminants in the groundwater leading to its pollution। तो ये सही है। थर्ड देखिए, लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल। ये सब हमने पहले ही देख चुका है। हमने देखा है ना कि सैंड इन द रिवर बेड्स हेल्प होल्ड वाटर एंड सपोर्ट्स द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अगर आप सैंड को हटा दोगे तो रिमूविंग सैंड रिड्यूसेस दिस एबिलिटी टू होल्ड द वाटर लीडिंग टू अ ड्रॉप इन वाटर टेबल। तो वाटर टेबल कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 2 and 3। ठीक है, क्लियर है बात? नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ये 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पोल्यूशन प्रॉब्लम व्हाट इज आर द एडवांटेजेस ऑफ बायो रेमेडिएशन टेक्निक। अब बायो रेमेडिएशन टेक्निक ये होता क्या है? इट इज अ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक दैट यूजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगाई टू रिमूव द और टू न्यूट्रलाइज द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम कंटामिनेटेड साइट्स। तो ये एक साइट्स है, ये एक साइट है, मान लो यहाँ ये कंटामिनेटेड साइट है। अब यहाँ से अगर हमको पोल्यूटेंट हटाना है तो हम इस
बायो रिमीडिएशन टेक्निक को यूज कर रहे हैं। बायो रिमीडिएशन टेक्निक क्या है? इट यूजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, है ना, इनको यूज कर रहा है इस साइट पे, इस कंटामिनेटेड साइट पे। और उससे हो क्या रहा है, ये जो कंटामिनेटेड साइट है यहाँ से पोल्यूटेंट हट रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। दिस इज बायो रेमिडिएशन साइट। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करना, ठीक है बात। दिस टेक्निक हेल्प्स ब्रेक डाउन द हार्मफुल मटेरियल इनटू लेस टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक फॉर्म। पहला स्टेटमेंट देखिए, इट इज अ technique for cleaning up pollution by enhancing the same biodegradation process that occurs in nature. This statement is correct, right? Bioremediation helps clean pollution naturally by using bacteria, fungi. These microorganisms break down the chemicals into harmless substances, reducing the need for expensive chemical or physical treatments, right? तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला इसमें है and पहला इसमें है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, any contaminant with heavy metals such as cadmium and lead can be readily and completely treated by bioremediation using microorganism। अब अगर आप इस क्वेश्चन पे आप हिम्मत दिखा सकते थे, राइट, कि ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्यों? क्योंकि बायोरेमिडिएशन टेक्निक क्या है हमको समझ में आ गया यहाँ पे। अब क्या उसके थ्रू आप कोई भी कंटामिनेंट को आप हटा सकते हो, वो कंटामिनेंट जिसमें हेवी मेटल्स भी है। सोचो, होगा ऐसा पॉसिबल? नहीं होगा ना। बायोरेमिडिएशन वर्क्स वेल फॉर मेनी पोल्यूटेंट्स बट नॉट फॉर हेवी मेटल्स लाइक लीड, कैडमियम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो यूज कर रहे हैं ना हम लोग, बैक्टीरिया, फंगी, दे कैन नॉट इजिली एब्जॉर्ब द हेवी मेटल्स, एंड इसी के कारण ये जो फ्रेज है ना, द एनी कंटामिनेंट विथ हेवी मेटल, ये इस स्टेटमेंट को क्या कर दे रहा है? गलत कर दे रहा है। एंड जैसे 2 गलत है तो आपके पास बचता है ये एंड ये, ए एंड सी। सी पढ़िए, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बायोरेमिडिएशन। क्यों नहीं हो सकता है ये तो एक स्कोप का बात हो रहा है ना, कि ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाया जा सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट किया जा सकता है जिसको बायो रेमिडिएशन में यूज किया जाए। तो क्यों नहीं हो सकता है ये? 1 and 3 सही है, कैन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है बात। चलो यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरियन फॉर 2017 का क्वेश्चन है। क्या होता है? सबसे पहले तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है ये समझाइए। इट मेजर्स द वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक वेस्ट। समझ में आया कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या बता रहा है कि ऑर्गेनिक वेस्ट के कारण कितना वाटर पोल्यूशन हो रहा है, उस चीज को मेजर करता है ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि बैक्टीरिया को चाहिए टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर। समझ में आया बात? बीओडी क्या मेजर कर रहा है कि कितना वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है ऑर्गेनिक वेस्ट के कारण, इसी चीज को मेजर कर रहा है बीओडी। एक्चुअल में ये क्या है? तो दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ना, तो किसका डिमांड? ऑक्सीजन का डिमांड। कैसा? बायोलॉजिकल। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि बैक्टीरिया को चाहिए। क्यों चाहिए भाई? ये ऑर्गेनिक वेस्ट को, ये ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए। अब एक बात आप बताओ, अगर मान लो हायर बीओडी होगा, मतलब हायर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, तो ये अच्छा है कि खराब है? इसका मतलब है ना कि मोर पोल्यूशन हुआ, तभी तो उसको ज्यादा, बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा ब्रेक डाउन करने के लिए। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये लोअर है, इसका मतलब क्या हो गया कि पानी जो है वो साफ है ना, क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है, इसका मतलब बैक्टीरिया को कम पानी चाहिए, कम ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक मैटर कम है ना, तो वाटर पोल्यूशन कम है, इसका मतलब पानी जो है वो साफ है। तो हायर बीओडी का मतलब मोर पोल्यूशन, लोअर बीओडी का मतलब क्लीनर वाटर। एंड बीओडी इज यूज्ड टू मेजर ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन रिवर्स, लेक्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा, किस तरीके के वेस्ट का बात हो रहा है? ऑर्गेनिक वेस्ट का। बीओडी डज नॉट मेजर नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन जैसे हेवी मेटल्स, टॉक्सिक केमिकल, इसको मेजर नहीं करता है। अब हमसे पूछ रहा है बीओडी इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरियन फॉर मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, नहीं। कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, नहीं। असेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन हाई एल्टीट्यूड रीजन, नहीं। पोल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम में पोल्यूशन को मेजर करने में यह मददगार साबित होता है कि ज्यादा वेस्ट होगा तो ज्यादा बैक्टीरियल एक्टिविटी होगा, तो ज्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन होगा, मतलब बीओडी ज्यादा होगा, हाइयर होगा। एंड उससे होगा क्या बताओ? उससे होगा क्या? जब बीओडी ज्यादा हो गया, ध्यान से समझना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा वेस्ट है ना, मोर वेस्ट, क्या होगा उससे? तो मोर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगा, मोर बैक्टीरियल एक्टिविटी होगा।
क्योंकि ज़्यादा वेस्ट है तो बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा होगा, तभी तो ये वेस्ट हट पाएगा। अब ज़्यादा बैक्टीरियल एक्टिविटी होगा तो मोर ऑक्सीजन कंजम्पशन नहीं होगा। अब मोर ऑक्सीजन कंजम्पशन अगर होगा तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन डिमांड कितना है, क्या है, ज़्यादा है, तभी तो ज़्यादा पोल्यूशन है। तो सही बात है, ज़्यादा वेस्ट था भी, यहाँ तक ठीक है। नाउ ज़्यादा ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, दिस रिड्यूसेस द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। अब जब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में कम हो गया तो दैट विल बी हार्मफुल टू एक्वेटिक लाइफ, है ना। सो BOD इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन इन द एक्वेटिक सिस्टम। क्लियर है, ठीक। जो हमने पढ़ा है वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन 22 देखिए, ये 2016 का क्वेश्चन है। कह रहा है इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, मतलब शायद ये पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन रहा होगा 2016 में। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? दिस इज अ टूल दैट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड द एयर क्वालिटी इन सिंपल टर्म्स, राइट। It combines different air pollutant into a single index value. It uses color categories to show the pollution level and उनका health effect क्या होगा ये बताने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स था। यहाँ तक ठीक है। अब कुछ कैटेगरीज में बांटा गया, जैसे गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, है ना, समझ में आया। तो ये कुछ कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स को रखा गया था। अब ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये आपको 8 पोल्यूटेंट्स को मेजर करता है। कौन कौन से 8 पोल्यूटेंट्स आप बताओ? पहला देखो PM10 दैट इज कोर्स डस्ट पार्टिकल। फिर PM2.5 के बारे में हमने पढ़ा है, फाइन डस्ट पार्टिकल, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। और क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लीड को PB से लिखते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग हमेशा पोल्यूशन के रेस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड समझते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है ही नहीं। ये 8 पोल्यूटेंट जो एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करता है उसमें CO2 है नहीं। अगर इतना आपको पता होता तो आपको पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते। अब इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में हम क्या समझाएं आपको? समझ में आया बात? बहुत आसान क्वेश्चन था ये, एंड उस साल मैक्सिमम लोग पढ़ के गए होंगे। ये आज तक न्यूज़ में है ना, अब तो स्टैटिक का ही पार्ट है तो अब तो छोड़ दीजिए। तो अगर सिर्फ इतना पता होता तो हो गया रहता काम, राइट। तो इसमें से कौन कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है एंड सल्फर डाइऑक्साइड है। मीथेन भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आपने यहाँ पे देखा तो आपको पता चल गया 1 तो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, A, C, D नहीं होगा, आंसर इज B, 2, 3, 4। यही हम कैटेगरीज का बात कर रहे थे कि 6 लेवल में रखा गया है, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। क्लियर है। एंड ये 8 पोल्यूटेंट है, नाम ध्यान रखना है। PM10 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लीड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23। ब्रोमिनेटेड फ्लेम retardants are used in many household products like mattresses and upholstery. Why is there some concern about their use? 2014 का क्वेश्चन है। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कोई एक टर्म, कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक केमिकल का नाम देता है, बोलता है कि इस चीज को यहाँ पे यूज किया जाता है, लेकिन इसको यूज करना कंसर्न है। तो वो कंसर्न क्या है, ये क्यों कंसर्न है, यही पूछ रहा है। सबसे ये ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट, ये क्या होता है? दीज आर मैन मेड केमिकल्स एडेड टू प्रोडक्ट टू रिड्यूस द फ्लेमेबिलिटी। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा केमिकल है जो कि प्रोडक्ट पे ऐड किया जाता है ताकि फायर से प्रिवेंट किया जा सके, रिड्यूस किया जाए फ्लेमेबिलिटी को, प्रिवेंट किया जाए फायर को। आया बात समझ में? दिस इज यूज्ड इन प्लास्टिक्स, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। तो वही तो फ्लेम रिटार्डेंट, फ्लेम फायर को प्रिवेंट कर रहा है, फ्लेम को रिड्यूस कर रहा है, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि कुछ ऐसा है जो कि आग लगने से बचा रहा है, लेकिन फिर भी कंसर्न है। क्यों कंसर्न है? देखो पहला पढ़ो, दे आर हाईली रेजिस्टेंस टू डिग्रेडेशन इन द एनवायरनमेंट। हो सकता है एनवायरनमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है, आप लोग PYQ सॉल्व करके जा रहे हो, आपको ये बात समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है क्वेश्चन देख के कि ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। एंड कंसर्न हो सकता है ना ये कि दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन इन एनवायरनमेंट, मतलब कि दे डू नॉट ब्रेक डाउन इजिली, दे परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट, दे एक्यूमुलेट इन द ऑर्गेनिज्म। एंड यहीं पे हमने पढ़ा था बायो एक्यूमुलेशन। तो आप बताओ बायो एक्यूमुलेशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है? तो ये ब्रेक डाउन नहीं होता है, बायो एक्यूमुलेशन करता है। इट कैन बी टॉक्सिक टू बोथ ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज इकोसिस्टम।
तो पहला तो सही है। दे आर एबल टू एक्यूमुलेट इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, या ये भी सही है, बिकॉज ये जो ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट है, दे एंटर द फूड चेन, राइट, दे लीक इनटू एयर, सॉइल, वाटर from the products in which they are used। अब जब आप इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो तो भी ये मतलब वहां से लीक होके सॉइल, वाटर, एयर जहां भी ये चला जा रहा है, या फिर जब आप ये प्रोडक्ट जिसमें ये BFR ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट यूज हो रहा है, अब जब इसको वेस्ट के रूप में आप मान लो फेंक दिए हो, यूज नहीं कर रहे हो, तो भी ये लीक हो रहा है एयर, वाटर, सॉइल में। सो इट कंटामिनेट्स द फूड सोर्सेज मेनली फाउंड इन एनिमल बेस्ड फूड्स लाइक फिश, मीट, मिल्क एक्सेट्रा। तो 1 and 2 दोनों सही। आंसर क्या होगा? कंसर्न क्यों है? बिकॉज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जस्ट नाम ऐसे पढ़ लेना जब भी आप PDF से रिवाइज करोगे। ये सारा कुछ एक एक स्पेसिफिक डिटेल पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो हम बता रहे हैं वही। क्या फिर से सोचना एंड पूछना खुद से कि क्या ये क्वेश्चन आपके नॉलेज को चेक कर रहा है। पूछिएगा, खुद से पूछिए, हमसे नहीं पूछना है। ये बस नाम ऐसे ध्यान रख लेना कि कुछ इस तरीके का अगर नाम हो, पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल एथर, ये सारा कुछ जो भी है बस एक बार पढ़ लीजिएगा। ये क्या है एक तरीके का? तो ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट क्या होता है? ये कोई प्रोडक्ट में ऐड किया जाता है ताकि ये प्रोडक्ट में आग ना लगे। लेकिन ये तो ठीक है, ये तो अच्छा बात है, लेकिन इसका जो खराबी है वो खराबी क्या है? ये खराबी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24। देयर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स that are used by industry in the manufacture of various product। क्यों? बताओ। नैनो पार्टिकल्स, there are some concern regarding nano particles of some chemical elements, जो कि इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं वेरियस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब वी ऑल नो ना नैनो पार्टिकल्स क्या होता है, नहीं पता है एग्जैक्ट डेफिनेशन। इतना तो सोच पा रहे हैं ना कि नैनो पार्टिकल क्या है, कुछ तो टाइनी पार्टिकल्स है जिसका साइज नैनोमीटर्स में होगा, राइट। अब आप पढ़ो एक बार, ये नैनो पार्टिकल कंसर्न क्यों है, प्रॉब्लम क्यों है, ये आप बताओ। पढ़ो पहला स्टेटमेंट, दे कैन एक्यूमुलेट इन द एनवायरमेंट एंड कंटामिनेट द वाटर एंड सॉइल। होगा या नहीं होगा? दे कैन एंटर द एनवायरमेंट थ्रू नेचुरल और ह्यूमन मेड सोर्सेज। दे कैन एक्यूमुलेट इन वाटर, सॉइल, दे कैन इवन एंटर द फूड चेन। होगा कि नहीं? क्योंकि ये इतने छोटे हैं, कोई ना कोई, मान लो सॉइल में गया, सॉइल से आपके खाना में गया, आ गया ना। मान लो किसी फिश में गया, ठीक है, ऐसे समझो, वाटर में गया, वाटर से फिश में गया, फिश से आपके खाने में गया, हो गया ना। दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, ये भी सही है। फ्री रेडिकल्स क्या होता है? दे कॉज सेल डैमेज। तो ये जो नैनो पार्टिकल है दे कैन ट्रिगर ना, यहाँ कैन ही तो लिख रहा है, कौन सा मतलब एकदम मस्ट वाला बता दिया। क्यों नहीं कर सकता है? फ्री रेडिकल के प्रोडक्शन को ट्रिगर क्यों नहीं कर सकता है? आया समझ में? तो बहुत PhD करने की जरूरत है नहीं है। आप जाओ ना एक बार, आप PT 365 छोड़ो, PT 365 भी छोड़ो, आप PYQ साइंस एंड टेक का वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा। हम फ्री रेडिकल बहुत आसान भाषा में समझाए हैं वहां भी। एंड एग्जाम में आपको ये क्यों लग रहा है कि अच्छा ये एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आया है तो हम इसी सब्जेक्ट के नॉलेज को यूज करेंगे यहाँ पे? अरे भाई, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिला है, अब आप अपना सारा नॉलेज लगा दो उसमें। एंड हम मान के चल रहे हैं ना कि आप साइंस टेक का PYQ देखोगे, आप पॉलिटी का PYQ देखोगे, एंड आप इसी प्रकार से जब सब देखोगे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होगा ना आपको। सेग्रीगेशन में थोड़ी नॉलेज हो रहा है। एंड जब आप n नंबर ऑफ टाइम्स चीज़ों को रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। एंड इस तरीके का क्वेश्चन हम फिर से बोलेंगे कि आप खुद से पूछिए कि क्या ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन कितने बार पढ़ चुके हैं। क्या आपके नॉलेज को चेक कर रहा है क्या, या फिर आपके एप्टीट्यूड को चेक कर रहा है? आंसर क्या होगा? 1, 2, 3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया? क्या सल्फर रिलीज होगा? होगा, बताते हैं कैसे। नाइट्रोजन रिलीज होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सब होगा भाई। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री में कोल यूज कर रहे होगे आप कि नहीं कर रहे होगे? आप बताओ। एंड आपने पढ़ा है ना कोल वाले में सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा है आपने। तो नहीं भी पता स्टील के बारे में, कोल के बारे में पता है ना, बात खत्म कीजिए। तो ये छोटा छोटा चीज मतलब ध्यान देना है, हम जो बता रहे हैं उसको समझना है, दिमाग में रखना है। स्टील प्रोडक्शन रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स एट एवरी स्टेज, लाइक रॉ मटेरियल हैंडलिंग के टाइम, आयरन स्टील प्रोडक्शन के टाइम, वेस्ट डिस्पोजल के टाइम बहुत सारा आपको पॉल्यूटेंट रिलीज होता है। जैसे पार्टिकुलेट मैटर एक पॉल्यूटेंट हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है? तो ये सब क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करना नहीं है, जो दिया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज कीजिए, तब जाके एनवायरनमेंट के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि शायद बाकियों से न बने, आपसे शायद बन जाएगा। विश्वास कीजिए आप,
क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पोल्यूटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब थोड़ा सा समझिए, इसमें आप आर्सेनिक सुने होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, इसको आप मान सकते हो कि हाँ ये मिलेगा आपको, राइट। इसमें से आप फ्लोराइड सुने होंगे, यूरेनियम सुने होंगे, राइट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये सॉर्बिटल क्या होता है आप बताओ। ये एक स्वीटनर है जिसको कि फूड में, मेडिसिन में यूज किया जाता है। दिस इज नॉट अ पोल्यूटेंट, राइट। तो 2 होगा क्या, ये फॉर्मल्डिहाइड क्या है, ये प्रिजर्वेटिव है। दिस इज नॉट अ पोल्यूटेंट। इसको इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज किया जाता है, मेनली इसको प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है। 4 इसमें भी था, इसमें भी था, ठीक, क्लियर है। अब देखो, आर्सेनिक सबने सुना होगा कहीं ना कहीं, लीड वगैरह भी कितने बार हम लोग पढ़ के आ गए हैं। फ्लोराइड भी होगा, तो 1 3 तो इसमें भी है। 5 देखिए, यूरेनियम, बहुत सारा रिपोर्ट तो यूरेनियम के बारे में बात कर रहा था ना कि ग्राउंड वाटर्स, जैसे पंजाब हरियाणा में, सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश में ये यूरेनियम के ट्रेसेस मिले हैं ग्राउंड वाटर में। तो जब मिले हैं तो ये पोल्यूटेंट तो होगा ही। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 135। तो मेजर पोल्यूटेंट्स अगर इंडियन ग्राउंड वाटर में बात करें तो जैसे आर्सेनिक है ना, ये टॉक्सिक है, कैंसर कॉज कर सकता है, स्किन डिजीज कॉज कर सकता है। फ्लोराइड के बारे में अगर बात करें तो डेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, बोन प्रॉब्लम हो सकता है फ्लोराइड के कारण। एंड यूरेनियम का जहाँ तक अभी हम भी बताएं आपको, पंजाब हरियाणा, सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तो एक इंटरनेशनल स्टडी ने भी ये फाउंड करा था कि यूरेनियम कंटामिनेशन इन एक्वाफर ऑफ 16 इंडियन स्टेट्स, कि 16 इंडियन स्टेट्स में एक इंटरनेशनल स्टडी में पाया गया कि यूरेनियम है। उसी प्रकार से नाइट्रेट लिखे अगर आपको तो नाइट्रेट भी होगा पोल्यूटेंट, हेवी मेटल्स लिखे तो वो भी होगा, क्लियर है। अगर इसमें सॉर्बिटॉल के बारे में आपको पता होता कि ये एक स्वीटनर है तो आराम से हम बी एंड डी को कट कर सकते थे। फिर बचता है 13 एंड 135। अगर आपने कहीं भी यूरेनियम को लेके कुछ भी सुना होगा तो आप जा सकते थे आराम से 135 के साथ। एंड यूरेनियम है ना, बात सुनिए क्यों नहीं नेचर में मिलेगा, तो क्यों नहीं वाटर में मिल सकता है, लेकिन ये सॉर्बिटल फॉर्मल्डिहाइड समझ में आ रहा है क्यों नहीं होगा, ठीक है। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2013। क्या कह रहा है, फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन अमंग। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये स्मॉग क्या होता है। ये 2 वर्ड से बना हुआ है, नाम से पता चल रहा है, स्मोक एंड फॉग, राइट। तो स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मोक, ठीक। इट इज अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन फाउंड इन मेनी सिटीज वर्ल्ड वाइड, राइट। अब अगर इसके टाइप्स का बात करें, राइट, कि ये स्मोक प्लस फॉग, दैट इज स्मोक जो है वो कितने टाइप का है, तो जनरली ये 2 टाइप का होता है। एक होता है आपको क्लासिकल स्मोक, एक होता है फोटोकेमिकल स्मोक, राइट। दिस क्लासिकल स्मोक इट अकर्स इन कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, and this photochemical smog it occur in warm, dry and sunny climate। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है photochemical smog के बारे में कि photochemical smog is a resultant of the reaction among, कि किन किन चीज़ों के बीच में रिएक्शन हो रहा है जिसके कारण आपको फोटोकेमिकल स्मॉग देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है, सिंपल सा, ठीक है। तो हम लोग फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में ही पढ़ लेते हैं ठीक से। पहला, दिस इज कॉज्ड बाय पोल्यूटेंट्स फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। मेन कंपोनेंट क्या होंगे, तो ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या क्या होता है, तो एक्रोलेन, फॉर्मल्डिहाइड, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, PAN। क्लियर है बात। तो किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है कि आपको फोटोकेमिकल स्मॉग आपको एज अ रिजल्टेंट दिख रहा है। देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, एंड नाम में ही लिखा हुआ है फोटो मतलब सनलाइट। तो ये सब चीज किसके प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए। क्लियर है, राइट। एंड इतना पता होना चाहिए। हमने देखो यहाँ स्मॉग क्या होता है वो देखा, स्मॉग के टाइप्स देखे, फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, मेजर कंपोनेंट्स देखो, how it forms, तो burning fossil fuel releases hydrocarbon and nitric oxide। sunlight trigger a chemical reaction। nitric oxide जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड and hydrocarbon reacts in sunlight forming ozone, PAN and ether pollutants, and these lead to the formation of photochemical smog। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2012 का क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आर यूज्ड इन। 2012 का क्वेश्चन है। आज आप लोग थ्योरी में पढ़ रहे हो, उस वक्त के हिसाब से आपको क्वेश्चन को देखना है। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, these are man-made chemicals that contain carbon, chlorine and fluorine। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट। मैन-मेड केमिकल है ये, दैट इज मेड फ्रॉम कार्बन,
क्लोरीन एंड फ्लोरीन। दीज आर नॉन टॉक्सिक, तो अगर कहीं आ जाए टॉक्सिक है तो ध्यान रखना है। दीज आर नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल, एंड ये जो प्रॉपर्टी है दिस मेक देम यूजफुल इन इंडस्ट्री। अब ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो रेफ्रिजरेंट्स, दैट इज इन एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, एरोसोल स्प्रेज में आपको देखने को मिलेगा, यूज्ड इन डिओड्रेंट्स, इंसेक्ट रेपेलेंट्स, फोम प्रोडक्शन में यूज होता है, एंड सो यूज्ड इन पैकेजिंग एंड इंसुलेशन, क्लीनिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, दैट इज इट इज यूज्ड टू रिमूव डस्ट, ग्रीज, है ना। तो रेफ्रिजरेंट से लेके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को क्लीन करने में यूज होता है ये। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये हार्मफुल क्यों है, ये हार्मफुल है, राइट। तो हार्मफुल क्यों है, बिकॉज दे डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर, वो ओजोन लेयर जो हमें हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज, हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, उस ओजोन लेयर को ये CFC जो है वो डिस्ट्रॉय करता है। अब अगर मान लो ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया या ओजोन डिप्लीशन हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा UV रेडिएशन आएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा UV रेडिएशन आएगा तो वो क्या करेगा, स्किन कैंसर करेगा, वो क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग करेगा। तो इसको हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं, हमसे तो यही पूछा है ना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, बिकॉज ये ओजोन लेयर को खराब करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप कहाँ कहाँ यूज करते हो, तो इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम, ठीक है, फोमिंग प्रोडक्शन में यूज होता है, फोम प्रोडक्शन में। इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर, नहीं ट्यूबलेस टायर में यूज नहीं होता है। इन क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एकदम, एज प्रेशराइजिंग एजेंट्स इन एरोसोल केन, ये भी यूज होता है। तो आंसर क्या होगा 1, 3, 4। देखो जिसको 2 नहीं पता है, राइट, तो क्वेश्चन टफ था, क्योंकि जनरली क्या होता है इस तरीके के क्वेश्चन में हमारा अप्रोच होता है कि हम ऑल द अबव के साथ जाएं, लेकिन वहां तो यहाँ तो ये चीज लग नहीं रहा है। आंसर क्या है यहाँ पे, आंसर है C, ठीक है, क्लियर है बात। और बाकी हम आपको बता ही दिए कि एरोसोल स्प्रे, फोम प्रोडक्शन, रेफ्रिजरेंट, सॉल्वेंट्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, इन सब में इसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, लीड इंजेस्टेड और इनहेल्ड इज अ हेल्थ हजार्ड, मतलब lead is a health hazard. After the addition of lead to petrol has been banned, what still are the sources of lead poisoning? पहले तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो lead है, this lead is a toxic heavy metal that can cause serious health problems. It affects the brain, किडनी, नर्वस सिस्टम, स्पेशली इन द चिल्ड्रन। अब पूछ रहा है कि आफ्टर द एडिशन ऑफ लीड इन पेट्रोल हैज बीन बैंड, कि भले आप पेट्रोल में लीड का एडिशन आप बैन कर चुके हो, बट देयर आर स्टिल सम सोर्सेस ऑफ लीड पॉइजनिंग। तो वो सोर्स क्या है, देखो अभी भी जब मान लो पेट्रोल में बैन हो गया, उसके बाद भी लीड आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो ओल्ड हाउस पेंट्स एंड टॉयज, और कहाँ देखने को मिलेगा, आर्ट सप्लाईज में, यूज्ड इन सम कलर्स मटेरियल्स, कंटामिनेटेड डस्ट सॉइल, वहां आपको देखने को मिलेगा। और लीड कहाँ देखने को मिलेगा, लीड क्रिस्टल ग्लासवेयर, यूज्ड इन सम फैंसी ग्लासवेयर, राइट। और कहाँ, सिरेमिक ग्लेजेस, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, हर्बल मेडिसिन भी लीड कंटेन करता है। उसके बाद आपको लीड स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज, यहाँ पे वर्कर इनहेल करते हैं लीड डस्ट को इनहेल करते हैं फ्रॉम मेटल प्रोसेसिंग। अब बात को समझो, सबसे पहला है smelting units. This is correct because it releases lead into air leading to inhalation, contamination, right? फिर देखो ये pens and pencils का बात करते हैं, तो modern pens pencil do not contain lead. The term lead pencil it refers to graphite, है ना। अब अगर ये बात पता होता कि ये लीड पेंसिल जो हम लोग बोलते हैं ये ग्रेफाइट को बोलते हैं, तो आप बताओ ये गलत होता कि नहीं होता, आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंचते कि नहीं पहुंचते। समझ में आया बात, किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो जिस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आइडिया है भी नहीं, लेकिन आप अगर अपने डेली लाइफ का जो आपका मतलब नॉलेज है, वो नॉलेज को अगर आप यूज़ कर लोगे तो यू विल बी इन पोजीशन टू गेट द करेक्ट आंसर, राइट। पेंट में तो लीड होता ही होता है, खासकर पुराने पेंट में तो मिलता ही था, हेयर ऑयल एंड कॉस्मेटिक्स में नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा 1 and 3, दैट इज बी। क्लियर है। नाउ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, देयर इज अ कंसर्न ओवर द इंक्रीज इन हार्मफुल एल्गल ब्लूम in sea water of India. What could be the causative factors for this phenomena? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि algal bloom क्या होता है, फिर क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है। Algal blooms are the rapid growth of algae, right? या algae. So rapid growth of algae in water bodies, often turning water green, red, brown, and harmful algal bloom can reduce the oxygen level, release टॉक्सिन, हार्मिंग फिश, एक्वेटिक लाइफ। क्लियर है। एल्गल ब्लूम समझ में आ रहा है क्या है। नाउ कह रहा है देयर इज कंसर्न ओवर इंक्रीज इन हार्मफुल एल्गल ब्लूम इन सी वाटर ऑफ इंडिया।
व्हाट कुड बी द कॉजेटिव फैक्टर फॉर दिस फेनोमेना, कि कारण क्या है, कॉज क्या है। कॉजेज ऑफ एल्गल ब्लूम पूछ रहा है। पहला, डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एस्चुरीज, यस दिस इज करेक्ट। एक्सेस न्यूट्रिएंट जैसे कि फॉस्फेट, नाइट्रेट्स जो है from fertilizers in agriculture, from sewage discharge, from industrial waste. So ये जो excess nutrients स्पेशली फॉस्फेट नाइट्रेट्स जो कि आपको फर्टिलाइजर, सीवेज डिस्चार्ज, वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहे हैं, उसके कारण आपको एल्गल ब्लूम होगा। क्यों होगा? बिकॉज ये जो न्यूट्रिएंट्स आएंगे इन सब कारण से, ये न्यूट्रिएंट, दीज न्यूट्रिएंट फीड द एल्गी कॉजिंग रैपिड ग्रोथ। अरे एक तरीके से खाना मिल गया ना इसको। तो आप बताओ, ठीक है, तो ये तो मेरा आंसर हो गया, कारण हो गया। आप बताओ इसको क्या किया जाए फिर? इसी का उल्टा करेंगे ना, फर्टिलाइजर का ओवर यूज कम करेंगे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करेंगे। यही आंसर लिखना है अगर मेंस में आया तो। समझ में आया बात? तो जो कारण है उसी का ऑपोजिट जो है हमारे सोल्यूशन बनेगा। तो पहला तो ठीक है। दूसरा देखिए, रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग मॉनसून, कि मॉनसून के टाइम क्या होता है, न्यूट्रिएंट रन ऑफ इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया? बारिश हो रहा है बहुत ज्यादा, ये मेरा लैंड है, सॉइल है, यहाँ से न्यूट्रिएंट रन ऑफ होके चला गया वाटर बॉडी में, वाटर बॉडी में ज्यादा न्यूट्रिएंट चला गया तो ज्यादा एल्गल ब्लूम होगा। क्लियर है बात? तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन देखिए, अपवेलिंग इन द सीज, ज्योग्राफी में पढ़ा है हमने, एंड और भी अदर पीवाईक्यू में भी पढ़ा है, ज्योग्राफी के एंड उड़ान में तो पढ़ा ही पढ़ा है। कोस्टल अपवेलिंग इन द सीज, ये भी कारण है। जब अपवेलिंग होगा तो नीचे से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आएंगे ना, जहाँ पे हमने पढ़ा भी था कि फिशिंग ग्राउंड बन जाता है वो। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, ये न्यूट्रिएंट्स फिर उसी प्रकार से, तो जैसे ये सब न्यूट्रिएंट्स आ रहा था तो एल्गी को एक तरीके का खाना मिल रहा था, ठीक उसी प्रकार से ये भी अपवेलिंग के कारण जो न्यूट्रिएंट नीचे से ऊपर आएगा वो भी तो एक तरीके का खाना ही हुआ ना। मोर न्यूट्रिएंट सो मोर एल्गल ब्लूम। ऐसे मान लो ये मेरा रिवर है या ओशन है, कुछ भी है, हवा चला, इधर से पानी ऐसे सरफेस वाटर इधर गया एंड ये फिर नीचे का पानी ऊपर आएगा। जब नीचे का पानी ऊपर आएगा मतलब अपवेलिंग होगा सीज में, ये सी ही है, ओशन है, तो ये नीचे से न्यूट्रिएंट ऊपर आएगा, न्यूट्रिएंट ऊपर आएगा, इसका मतलब एल्गी के लिए एक तरीके का खाना हो गया तो वो ज्यादा रैपिड ग्रोथ दिखाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? तीनों होगा। आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग। 2011 का क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, विच ऑफ द अबव इज आर द इमिशंस फ्रॉम कोल कंबशन एट थर्मल पावर प्लांट। आप बात बताओ, अब इस पे डिस्कशन करना है। आंसर क्या होगा? 1, 2, 3। कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होगा, सल्फर का भी ऑक्साइड निकलेगा ना थर्मल पावर प्लांट से, जहाँ कोयला, जहाँ कोल कंबशन हो रहा है। आया बात समझ में? एंड ये बताओ, ये 2011 में आया है, हमने बाद में अभी पहले भी पढ़ा था ना ये सारा कुछ, तो क्वेश्चन तो रिपीट हो ही रहा है। क्लियर है? डिस्कशन करने का कोई सेंस तो बनता है नहीं, क्योंकि हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन अंटार्कटिक रीजन हैज बीन अ कॉज ऑफ कंसर्न। अंटार्कटिक रीजन में ओजोन होल का फॉर्मेशन हो रहा है एंड दिस हैज बीन द कॉज ऑफ कंसर्न। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस होल? ओजोन होल का बनना, इसका मतलब क्या है? ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना। तो पहले तो बताइए ओजोन लेयर क्या होता है, पढ़ा हमने, प्रोटेक्टिव शिल्ड इन द स्ट्रेटोस्फेयर दैट एब्जॉर्ब द हार्मफुल यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। पढ़ा है हमने। अब यही प्रोटेक्टिव शिल्ड जो है, यही जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ये क्या हो रहा है? ये पतला होता जा रहा है। नाउ थिनिंग ऑफ दिस ओजोन लेयर इज ड्यू टू हार्मफुल ह्यूमन मेड केमिकल्स। अभी एक केमिकल हमने पढ़ा था, ध्यान है आपको? CFC पढ़ा था ना। अब ये ओजोन डिप्लीशन हो कैसे रहा है? ठीक है, थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर इज ओजोन डिप्लीशन, राइट। लेकिन ये हो कैसे रहा है? तो अंटार्कटिक विंटर में, ध्यान से सुनिए, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर फॉर्म हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स, जिसको आप क्या कहते हो? पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। दीज क्लाउड contain nitric acid which react with CFCs to release chlorine। and जब फिर, ये तो विंटर का बात हो गया, अब जब स्प्रिंग आता है तो when sunlight returns in spring, chlorine reacts with ozone breaking it into oxygen molecule, so this reduces the ozone layer creating Antarctic ozone hole। so ozone depletion is caused by human made gases like CFC, जिसको रेफ्रिजरेटर, एरोसोल ये सब में यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछा है कहाँ कहाँ यूज होता है CFC। नाउ एक आपको कोल्ड अंटार्कटिक कंडीशन होगा, एक सनलाइट के द्वारा ट्रिगर किया जाएगा ओजोन ब्रेकडाउन को, तो होगा क्या? ओजोन टूट गया ना। सो होगा क्या कि ये जो ओजोन लेयर है ये थिन हो जाएगा एंड दिस इंक्रीजेस द यूवी रेडिएशन एक्सपोजर हार्मिंग ह्यूमंस, हार्मिंग इकोसिस्टम। तो जब आप A B C D पढ़िएगा तब आप डायरेक्ट B को पढ़िए,
तब आपको जो हमने समझा वो आपको यहाँ बी में लिखा हुआ मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है, दिस स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड कंटेन नाइट्रिक एसिड, जो कि CFC के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन रिलीज करता है एंड फिर वो क्लोरीन जो है वो तोड़ देता है ओजोन लेयर को। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। ठीक है, क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 33, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। रिसेंटली, ये 2011 का क्वेश्चन, रिसेंटली ऑयल जैपर वाज इन न्यूज, व्हाट इज इट? सिंपल सा बात है। क्या है सिंपल सा? हम 50 बार कह चुके हैं कि जो भी टर्म है वो टर्म को आपको क्या करना है, अपने भाषा में समझ लेना है, 1-2 लाइन में। उसके ऊपर PhD नहीं करना है, आपका काम हो जाएगा। हमने पढ़ा था बायो रेमिडिएशन, ध्यान है? ये बायो रेमिडिएशन टेक्निक से ही जुड़ा हुआ है ये ऑयल जैपर। ये एक बायो रेमिडिएशन टेक्निक ही है ऑयल जैपर। दैट इज, इट इज यूजिंग माइक्रोब्स टू clean the oil spills. This oil japper, it contains a mixture of 5 oil eating bacteria. This break down the crude oil and oil sludge into harmless CO2 and water. And कोई भी harmful residue नहीं बचता है and finally ये eco friendly भी है। अब आप पढ़िए। It is the latest technology to control the accidentally caused flames from oil wells. नहीं, it is genetically engineered. नहीं, it is latest technology developed for undersea oil exploration. नहीं, it is eco-friendly technology for remediation of oily sludge and oil spills. सही बात है, ठीक है? अगर जो टर्म है वो टर्म को अपने भाषा में भी समझ गया, काम हो जाएगा, राइट? लेट मी स्टॉप दिस वीडियो हेयर ओनली। आपको टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप पे PDF मिल जाएगा। इकोनॉमी का भी मैंने अपलोड कर दिया है अप टू पिलर 4 एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर का भी PDF, इस पर्टिकुलर चैप्टर का भी जो नोट्स है वो नोट्स हम अपलोड करके अपडेटेड PDF दैट इज चैप्टर नंबर 1 से 3 एनवायरमेंट PYQ के PDF को हम टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द Instagram। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।